है। स्वामी विवेकानंद है, सुभाष चंद्र बोस है, मतलब इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ने को और सीखने को बहुत अच्छा इनसे मिल सकता है। मैं नहीं कहती महात्मा गांधी नहीं है या और जो व्यक्ति हैं उनके बारे में भी, सब है, सबके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनके बारे में हम जैसे आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल हाय हेलो सबको, गुड आफ्टरनून, वी कैन से नमस्ते, ठीक है ना। चलो टॉपिक शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है किसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस। तो एक अच्छे मतलब व्यक्तित्व के धनी, होशियार, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चों में से ये एक थे, मान के चले। इन्हें आप शॉर्ट में किस नाम से पुकारते हो, नेताजी। इनके जीवन के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कैसे काम करना शुरू किया और किस तरह ये कांग्रेस से जुड़े, ठीक है, इनका जीवन कैसा था, माता पिता कौन थे, क्या कर रहे थे और किस तरह इन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद में ये कैसे जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस के साथ जुड़ने के साथ ये कांग्रेस से अलग होकर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और उसी मतलब जुड़ने के साथ में थोड़े समय बाद कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में अपनी एक सेपरेट वो क्या कर रहे हैं, भारत की आजादी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बातों को समझ लो, क्योंकि बहुत सी चीजें आपके रिवाइज भी हो जाएंगी इंडियन हिस्ट्री की। तो सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है, अगर हम इनके फैक्ट की बात करें तो इनका जो जन्म है वो आपको मिलेगा 23 जनवरी 1895। 23 जनवरी 1895 को इनका जन्म हुआ है। अगर मैं माता की बात करूं तो माँ जो है उनका नाम है प्रभावती देवी। माँ का नाम क्या है, प्रभावती देवी। और पिता का जो नाम है वो है आपका जानकीनाथ बोस। पिता का नाम क्या है, जानकीनाथ बोस। देखो इनसे जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, वो भी हम सुनेंगे, समझेंगे किस तरह कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो इनके पिताजी का नाम क्या है, जानकीनाथ बोस। अब देखना होता क्या है, जैसे कि 1895 में ये पैदा होते हैं, तो पैदा होने के कुछ समय बाद अगर मैं बात करूं लगभग 15 ईयर, ठीक है, 15 साल के जीवन में यूं मान के चलो कि आजकल जो है बच्चा, भाई बीच के सिनेरियो, आजकल का बच्चा इतना जल्दी मैच्योर नहीं होता है। पहले अगर हम बात करें पहले हिस्ट्री में तो 15 साल का बच्चा भी बहुत मैच्योर हो जाता था देश के लिए इस वक्त, ठीक है, देश प्रेम की भावना वगैरह चीजों को देखना समझना, वो बहुत जल्दी चीजें सीख जाता था। अब ये जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्हें पढ़ने का शौक तो वैसे ही था, मतलब मान के चलो इन्होंने 15 साल की एज के अंदर अपना आइडियल, ठीक है ना, अपना आइडियल इन्होंने बनाया था किसे, स्वामी विवेकानंद को। तो देखो हर व्यक्ति जो है, मतलब ये मान के चलो एक ये जो किशोरावस्था की जो एज होती है ना, लगभग ये मान के चले कि चलो सुभाष चंद्र बोस तो 15 साल की एज में काफी ज्यादा मोटिवेट हुए थे, परंतु जो किशोरावस्था होती है ना इस एज के अंदर, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो किसी ना किसी को अपना आइडल मान लेते हैं। कोई किसी को मान रहा है आइडल, कोई मान लो को सलमान खान को मान रहा है, कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो कोई अच्छा टीचर जो उसे पढ़ाता है वो उस टीचर को अपना आइडल मानने लग जाता है। तो किसी को भी, कोई मान लो घर में कोई परिवार में कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, जो संपन्न भी है और उसके विचार भी बहुत अच्छे हैं और उसका नाम है समाज के अंदर, तो हम समाज में उसको आइडल मानने लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई सरपंच को आइडल मान रहा है, कोई उसका ताऊ जी चाचा जी सरपंच है, वो सरपंच को आइडल मान लेता है। तो मतलब ये मान के चलो, मैं ये नहीं मानती कि कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट हो, तुम खुद देख लेना आपके जीवन में किसी ना किसी को आपने आइडल माना होगा, किसी ना किसी व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्रभावित रहे होंगे आपके जीवन के अंदर, ठीक है। तो ये मान के चलो लगभग इनकी सबसे बड़ी बात क्या थी, 15 साल की एज में ये ज्यादातर ये प्रभावित किससे रहे, ठीक है, ये आइडल इन्होंने किसको माना अपना, वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो इनके क्या रहे हैं, आइडल रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के साथ में अरविंद घोष से भी ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, ठीक है। तो ये मान के चले 15 साल की एज में इन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद को लेकर जितने भी साहित्य, इनका जितना भी इतिहास इन्हें मिला ना पढ़ने को, इतिहास कह सकते हो या साहित्य कह सकते हो। देखो आज अगर मैं बात करती हूँ तो आज आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर कुछ भी जानना हो तो बहुत सारी बुक्स है, नई नई लिखी जा रही हैं, बहुत सारी बुक्स, आपको बहुत सारा साहित्य हिस्ट्री वो यहाँ मिल जाता है काफी कुछ, परंतु उस वक्त इतने सारे सोर्सेज नहीं थे। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने सोर्सेज इकट्ठा किए, इकट्ठा करके क्या किया है, स्वामी विवेकानंद के बारे में जहां से वो जान सकते थे ना उनके बारे में जाना, पढ़ा, चीजों को समझा और वो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसके बाद में देखो होता क्या है, कुछ समय की हम बात करें तो लगभग 1919 में उनकी बीए जो है वो कंप्लीट होती है, कहां से, कलकत्ता से बीए कंप्लीट होती है। और एक बात और बता दूं, ये बीए में कलकत्ता में ये सेकंड टॉपर थे, कलकत्ता में ये क्या थे, सेकंड टॉपर थे। अभी मत पूछो मैम पहला टॉपर कौन था,
भैया मान के चलो, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि ये जो थे पिता थे जानकीनाथ बोस, ये वकालत करते थे। तो वकालत करते थे, इसका मतलब उस वक्त जो वकालत करने वाले व्यक्ति थे ना, वो बहुत मतलब एक बहुत ज्यादा रिच फैमिली भी नहीं थी और इस तरह की फैमिली भी नहीं थी कि गरीब। तो ये एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली थी। अपर मिडिल क्लास फैमिली होती है जिसमें मिडिल क्लास के साथ में उनके पास अच्छा खासा तो पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी संसाधनों की, किसी व्यवस्था की कोई कमी नहीं थी। अब आजकल हम लोग कहते हैं ना कि पैसे की जहां ज्यादा अधिकता हो जाती है या जिस पेरेंट्स के पास पैसा ज्यादा होता है वो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता। हम लोग का मतलब समाज में सारी चीजें बातें चलती है चारों तरफ। यह मान के चलो ये उसका अपोजिट उदाहरण है कि पैसा भी ठीक ठाक था माता पिता के पास में। जिस वक्त व्यक्तियों के पास में, मान के चलो साइकिल नहीं होती थी, साइकिल अगर किसी घर में होती तो बहुत बड़ी बातें होती थी, ठीक है ना, कि साइकिल, वाह साइकिल है इसके घर में। उस वक्त इनके घर में गाड़ियां खड़ी रहती थी। तो ये अच्छे खासे परिवार से थे, ठीक है, पैसा वगैरह था, साधन वगैरह सारी अच्छी सी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बीए में मतलब ये मान के चलो इतना पैसा होने के साथ साथ भगवान ने दिमाग भी बहुत अच्छा दिया और दिमाग होने के साथ में इन्होंने दिमाग का भरपूर प्रयोग किया। इन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। 1919 में उन्होंने बीए अपना कलकत्ता से पूरा किया। कलकत्ता से पूरा करने के साथ में इन्होंने फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी में अपनी डिग्री, अपनी कॉलेज जो है वो कंप्लीट करते हैं और एक कॉलेज में हम कहें तो सेकंड टॉपर रहते हैं। अब 1919 में क्या होता है, पिता का एक सपना होता है, ध्यान से सुनना। 1919 में जैसे ही ये बचपन से ही, हालांकि पिता जो है, हर पिता जो है अपने बच्चे के लिए बचपन से एक सपना देखना शुरू करता है कि मुझे इसे ये बनाना है, मुझे इसे ये बनाना है। क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए बचपन में तो कभी मैं डॉक्टर बनती, तो कभी मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मैं कभी डिजाइनर बनना चाहूंगी। तो बचपन में जो बच्चा होता है ना, वो तो अपने जो भी उसको अच्छा लगता है ना वो सब बन जाता है। कुल्फी वाला भी बन जाएगा, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है। पर माता पिता एक टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या आईएएस ऑफिसर बनाना है या गवर्नमेंट पोस्ट पर किसी में भी, ठीक है। तो वैसे ही इनके पिता ने एक सपना देख रखा था उस वक्त, ठीक है। उस वक्त लगभग 1919 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। तो उस वक्त इनके पिता का एक सपना था कि बच्चा जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो, ठीक है। पिता का सपना था कि इनका सिलेक्शन किसमें हो, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। जैसे आज आईएएस की एग्जाम होती है ना, जैसे आज आईएएस की एग्जाम होती है, वैसे ही पहले भी ऐसे एग्जाम्स होते थे जिसे किस नाम से पुकारा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो जैसे कि पहले भी वो एग्जाम काफी टफ हुआ करती थी, आज भी ये एग्जाम काफी टफ है, ठीक है। पहले भी एग्जाम का जो नाम था, मान के चलो कि जो आईसीएस अधिकारी जिसका इसमें सिलेक्शन हो जाता था ना, यूं कहा जाता था कि वो व्यक्ति स्वर्ग में है, क्योंकि सारा रहना खाना पीना खर्चा वगैरह सारा गवर्नमेंट करती थी और अच्छी व्यवस्थाएं थी, पावर था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिली। जैसे आज है ना, मतलब उससे भी ढंग का बहुत अच्छा माना जाता था। आज की स्थिति भी अच्छी बुरी नहीं है। तो पिता ने एक सपना देखा कि मेरे बेटे को मुझे आईसीएस अधिकारी या आईसीएस की इस पोस्ट पर बिठाना है। अब पिता के सपने को पूरा करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा बिल्कुल, पिताजी का जो आदेश है वो सराखों पर है। और 1919 में ये गए हैं लंदन। जैसे इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो ये गए हैं लंदन, और लंदन जाते ही इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एग्जाम हो रही थी, आज तो चलो अगर हम बात करते हैं, बाद में तो शिफ्ट हो गई थी, ये भारत में होने लग गई थी एग्जाम्स, पर उस वक्त जब ये तैयारी कर रहे थे, यानी जब एग्जाम देनी थी, उस वक्त ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज की जो हो रही थी एग्जाम, वो कहाँ होती थी बेटा, वो लंदन में होती थी। वो कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। और बहुत सारे जो बच्चे थे ना, वो मान के चलो जो अंग्रेज थे, ठीक है, वो भी तैयारी करते थे। भारतीयों को भी जब परमिशन मिली कि भाई आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीयों को तैयारी करने के साथ साथ में क्या था, इस एग्जाम की सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये एग्जाम इंग्लिश में होती थी और इसमें पेपर सेटिंग जो है ना वो पूरी तरह से जैसे ब्रिटिश नहीं होते क्या, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति और उनके विचारों पर आधारित होती थी, जो कि भारत से बिल्कुल मैच नहीं खाती थी। तो भारतीय इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर पाते थे, ठीक है, कितना लंबा चौड़ा पढ़ो चाहे से क्रैक ही नहीं होती थी। परंतु सुभाष चंद्र बोस 1919 में लंदन जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, और 1920 के अंदर देखो 1920 में वो एग्जाम देते हैं और एग्जाम का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में ये चौथे रैंक पर होते हैं, ठीक है। ये मान के चलो कि आज भी आईएएस के जब रिजल्ट्स निकलते हैं तो 1 2 3 4 मतलब ये मान के चलो टॉप 50 टॉप 10 के स्टूडेंट्स तो ये होते हैं कि भाई वाह इसका सिलेक्शन हो गया, एक बहुत बड़ी बात आती है। अब देखो 10th 12th का रिजल्ट आता है, पटवारी आस्थान पे पटवार रिजल्ट तो बहुत सारी एग्जाम्स का आता है ना, पर जितना हवा या जितने रूमर्स या जितने वीडियोज या जितनी जो एक कह सकते हैं ना हलचल जो होती है वो आईएएस के रिजल्ट आने पर होती है, बहुत ज्यादा हलचल होती है। पूरे देश में हर बच्चे को पता चल जाता है कि आईएएस का रिजल्ट आया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर रहा है, ये उस साल के टॉपर थे, ये
उस साल के टॉपर थे। तो इतनी ज्यादा इसकी कह सकते हैं डिमांड उस आज थे, तो उस वक्त तो कितनी ज्यादा रही होगी। तो 1919 में लंदन जाते हैं लगभग साल भर की तैयारी में, ठीक है, लगभग साल भर की तैयारी के अंदर 1920 के अंदर इनका क्या हो जाता है, ठीक है, एग्जाम क्रैक हो जाता है। ये एग्जाम के अंदर कहां आते हैं, 4th टॉपर आते हैं। तो ये देखो आईसीएस जो यू मान के चलो अंग्रेज जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो ब्रिटिश के स्टूडेंट्स हैं उनसे क्रैक नहीं होती है, बट इन्होंने क्रैक कर दिया। किस लिए, केवल पिता का सपना पूरा करने के लिए। अब 1920 के अंदर ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, टॉपर भी है, 4th टॉपर है ये, ठीक है। परंतु देखो हुआ क्या, यहाँ 1919 में, ध्यान से सुनना, 1919 में आपके जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और 1919 में और बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिन घटनाओं से प्रभावित होते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। और वो इन सारी घटनाओं को देखकर कभी नहीं चाहते कि मैं अंग्रेजों के अधीन होकर काम करूं, ठीक है। वो इंडिया के अंडर तो काम करना चाहते हैं, इंडिया के अंडर इंडिया के लिए तो काम करना चाहते हैं, परंतु ब्रिटिश अंग्रेजों के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहते। अब पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अगर हम बात करें तो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने एग्जाम निकाल लो तो ली, परंतु एग्जाम में जाने का इनका इरादा बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने, देखो होता क्या, जब बच्चे को कोई डिमांड होती है भी पिता नहीं मानेंगे तो किसके पास जाता है, माँ के पास जाता है, ठीक है, माँ के पास जाता है। माँ के पास जाने के बाद में वो माँ को पत्र लिखते हैं, लंदन में है ये 1920 के अंदर, भाई रिजल्ट आ गया, मैं टॉपर हूँ। पिता कहा जाता है कि पिता ने मतलब सोने की घड़ी दी थी इन्हें गिफ्ट में जब इन्होंने टॉप किया था। तो ये माँ को कहते हैं कि माँ मैं नहीं कर सकता ये काम, मुझसे भाई पापा ने कहा तो मैंने एग्जाम टॉप तो कर ली, एग्जाम फाइट कर ली परंतु मैं वहां काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसकी माँ ने कहा, साफ कहा, बेटा जो तेरी इच्छा है ना वो कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू आईसीएस मतलब ये सेलेक्ट हुआ, ये सुनकर पिता खुश है, और तू इसमें इस के अंदर काम नहीं कर रहा, तुझे भारत मतलब भारत के लिए काम करना है, परंतु तू अंग्रेजों के अधीन होकर भारत में काम नहीं कर, मतलब भारत के लिए काम करना नहीं चाहता, स्वतंत्र रहकर काम करना चाहता है। मैं ये सोचकर या ये सुनकर खुश हूं, तुझे जो करना है वो कर। अब माँ से परमिशन मिलने के बाद में, ठीक है, माँ से परमिशन मिल जाती है तो 1923 में, ठीक है, माँ से परमिशन मिलने के बाद में ये क्या कर रहे हैं, 1923 के अंदर यहाँ कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, 1923 में कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, और कांग्रेस के साथ यहां जुड़ाव में वो सबसे पहले क्या करेंगे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। क्या करते हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1923 के अंदर। सुभाष चंद्र बोस जो है वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और इसी के साथ में ध्यान से सुनना, इस वक्त एक और घटना हो रही है, और वो घटना है आपके स्वराज पार्टी की स्थापना। एक और घटना क्या हो रही है, स्वराज पार्टी की स्थापना हो रही है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने में भी इन्होंने मदद की थी। स्वराज पार्टी के लिए मैंने आपको बताया था ना, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस के साथ रहते हुए वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस एक संस्था है, उसमें एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो क्या करती है, जो सिस्टम के अंदर जाकर जो है वो सिस्टम के अंदर जाकर उसको सुधारने की कोशिश करे, बाहर बैठे बैठे सिस्टम नहीं सुधरने वाला। तो सीआर दास जो है वो इनके गुरु हैं। चलो, सुभाष चंद्र बोस के जो जिनसे वो आइडल मानते हैं, वो आइडल है उनके कौन, स्वामी विवेकानंद, और जो गुरु है वो कौन है, सीआर दास। गुरु कौन है, सीआर दास। तो 1923 में ये कांग्रेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, जिसमें स्वराज पार्टी की स्थापना करने में सहायता करते हैं। इसी के साथ में 1923 के आसपास कोई आपको पता है असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। क्या किया जाता है, असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। और असहयोग आंदोलन को वापस लेने में सीआर दास भी क्या थे, नाखुश थे, ठीक है। वही सुभाष चंद्र बोस भी जो थे वो महात्मा गांधी से थोड़ा सा नाखुश हुए कि महात्मा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। असहयोग आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पे था तब आपने इसको वापस ले लिया, वो भी एक छोटी सी घटना के ऊपर। तो यहाँ असहयोग आंदोलन से भी वो क्या थे, नाखुश थे। अब देखो आगे इनके जीवन की अगर हम बात करते हैं तो 1923 के अंदर ये कुछ चीजें थी। देखो 1919 की जो जलियांवाला हत्याकांड है और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर उन्होंने आईसीएस की नौकरी ठुकरा दी, इतनी बड़ी, जिसमें लोगों ने काफी उसे समझाया कि देख बेटा तुझे करना है तो तू आईसीएस उस पोस्ट पर रहकर कर ले, इस नौकरी को मत छोड़। परंतु उन्होंने उस नौकरी को क्या किया, पूरी तरह से ठुकरा दिया, नहीं चाहिए, पलटकर कभी सोचा नहीं, देखा नहीं उसके बारे में। तो ये समझे 1923 में ये अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और इसी 23 में ये स्वराज पार्टी की जो स्थापना हो रही है ना, उसमें ये पूरा अपना रोल प्ले कर रहे हैं,
पूरा रोल प्ले करते हैं। उसी के साथ में ये जो असहयोग आंदोलन वापस लिया जा रहा है, इसके पूरे के पूरे विरोध, मतलब विरोध में तो क्या है, नाखुश है इससे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैंने एक बात और बताई, इन्होंने राजनीतिक गुरु कह लो या इन्होंने गुरु, इनके गुरु कौन थे, CR दास। अच्छा, मैंने आपको शायद पढ़ाया है, जहां तक मुझे याद है, CR दास जो है, ठीक है, CR दास जो है उनका एक और नाम है, एक और नाम है, वो नाम बताओ मुझे क्या है। CR दास को किस नाम से पुकारा जाता था? अब देखो, CR दास के गुरु, मतलब नेताजी के गुरु CR दास है, इसमें CR दास भी नाखुश है सहयोग आंदोलन को वापस लेने में, और आपके नेताजी भी नाखुश है। अच्छा, आगे देखो, 1924 में CR दास जो है, CR दास जो है वो कलकत्ता की नगर पालिका में मेयर चुने जाते हैं। क्या होता है, कलकत्ता की नगर पालिका में, कलकत्ता की नगर पालिका में क्या होते हैं बेटा, मेयर चुने जाते हैं, ठीक है, मेयर बनते हैं। और उसकी मदद कराने के लिए, मतलब CR दास की हेल्पिंग, सहायता कराने के लिए या सहायता करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जो है वो आगे आते हैं। इनकी मदद कौन कराते हैं, आगे, क्योंकि आगे देखो जब CR दास का निधन हो जाएगा, देखो हुआ क्या, 1925 में सुभाष चंद्र बोस को कर लिया जाता है कहां, गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके जेल मांडले जेल के अंदर उन्हें भेज दिया जाता है। और मांडले जेल जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब इतनी गंदी है कि वहां अगर कोई व्यक्ति रहे या उसका खाना खाए ना तो बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है। तो इसमें यहां देखना, जेल मांडले में वो रहते हैं और वहां रहकर वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। बीमार होने के साथ साथ में 1925 में जेल में गए, और वो भी इतनी गंदी जेल के अंदर। इसी के साथ में वो क्या कर रहे हैं, इसी के साथ में 1925 में ही CR दास का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और इससे ये बहुत ज्यादा, इससे क्या होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। अब हुआ क्या, जेल मांडले में कुछ समय तक रहे, और जब ये ज्यादा बीमार हुए ना, ज्यादा बीमार हुए तो 1927 में इन्हें क्या कर दिया गया बेटा, रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया, ठीक है। बीमार हुए, बीमार होने के बाद छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में, रिहा होने के साथ में ही यह कांग्रेस के क्या बने, सचिव बने, ठीक है। क्या बनते हैं, कांग्रेस के सचिव बनते हैं। अब सोचना, आप खुद देखो, 1923 से लेकर 1927 तक ये धीरे कांग्रेस के साथ काम करते कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बन जाते हैं, और कांग्रेस से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी संस्था है जो भारत के लिए काम कर रही है। और सुभाष चंद्र बोस को क्या करना है, भारत के लिए काम करना है, और काम करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें कौन मिला, कांग्रेस मिला। 1923 में वो क्या बनते हैं, युवा अध्यक्ष बन रहे हैं, CR दास के कंटिन्यू अटैच में है। स्वराज पार्टी भी देखो, हाँ अलग काम कर रही है, परंतु कांग्रेस के साथ रहकर करती है, तो कांग्रेस के साथ में वही टच अटैचमेंट हो गया। स्वराज पार्टी को भी इन्होंने देख लिया। फिर जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद तबियत खराब होने का रिहा हो जाते हैं, रिहा होने के बाद वो कांग्रेस के सचिव बनते हैं, ठीक है। कार्यकारिणी में पहुंच गए। अब वो जो कांग्रेस के क्या होते हैं, जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष की मदद कराने के लिए कुछ सहायक लोग होते हैं, उन सहायक लोगों को कार्यकारिणी कहा जाता है, ठीक है। उन कार्यकारिणी में ये क्या हो जाते हैं, कांग्रेस के सचिव बनते हैं, उस कार्यकारिणी में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद में आपको एक पॉइंट याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। अच्छा, इस 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की क्या विशेष बात है, ये बताओ, क्या विशेष था इसमें? इस कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हो रहा है, इस कलकत्ता अधिवेशन की सबसे बड़ी जो विशेष बात थी वो ये थी नेहरू रिपोर्ट। वो क्या थी, नेहरू रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था ना कि आपके यहाँ भारत को, भारतीयों को चैलेंज दिया गया था कि आप है ना, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो ना, आप एक काम करो, अगर आप इतने खुद को होशियार समझते हो तो आप अपना संविधान खुद बनाकर दिखाओ, ठीक है, परंतु शर्त यह है कि सबको सहमति होनी चाहिए। तो आपके यहाँ मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, और उस समिति के द्वारा संविधान तैयार किया जाता है, छोटा मोटा जो एक रूपरेखा है, और उसी को क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट कहा गया। अब हुआ क्या, जब एक मान के चलो पहली बार भारतीय लोग जो है वो अपने लिए उन्होंने संविधान बनाया है, कैसा बनाया है, क्या बनाया है, उसको पेश किया जाता है, कहां, कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस की बैठक हो रही है कहां, कलकत्ता में। कलकत्ता एरिया किसका है, कलकत्ता एरिया किसका, क्योंकि कटक बंगाल में BR अम्बेडकर का क्या, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, तो कलकत्ता एक तरह से उनका एरिया है। तो यहां ध्यान से सुनना, इसकी अध्यक्षता तो करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू,
अध्यक्षता कौन कर रहे हैं बेटा? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें आयोजन मतलब कलकत्ता, आयोजक कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आयोजक और अध्यक्षता में क्या डिफरेंस है? अध्यक्ष तो क्या कर रहा है? अध्यक्षता करता है पूरी तरह से, और आयोजक का मतलब यहाँ क्या हो गया? अगर हम बात करें, आयोजक का मतलब है उसको पूरा प्लान करना, सेट करना कि भाई किस तरह लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या होगी। तो अधिवेशन होता है, तो अधिवेशन जब कलकत्ता अधिवेशन का नेहरू रिपोर्ट ये स्पेशल अधिवेशन था एक तरह से, मतलब बहुत सम्मानीय स्पेशल था। तो यहाँ पर जो और व्यक्ति थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू है और बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि भी कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस को इस अधिवेशन को करवाने, उसको कंडक्ट करवाने के लिए, उसकी पूरी प्लानिंग करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को पूरा जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हें देखना, जो तुम्हारी मर्जी है वो करना है, अच्छे से सेट होना चाहिए सारी चीजें। फिर महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, ऐसे बड़े जो नेता हैं वो आ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू है, तो वो आएंगे, तो आपको पूरी अच्छे से प्लानिंग करनी है। तो यार देखो क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस है ना, वो सेना से बड़े प्रभावित होते हैं, उन्हें सेना बहुत पसंद होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो कांग्रेस के जो स्वयं सेवक होते हैं ना, जो सेवक होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, सेना की ड्रेस पहना देते हैं, ठीक है। जैसे कांग्रेस कोर कहा गया था, नाम क्या दिया था? कांग्रेस कोर कहा था। अच्छा, वो क्या, उन्होंने क्या उसको सेना की ड्रेस पहना दी, और जैसे आजकल नहीं देखा कि वेलकम वगैरह करते हैं, तो वैसे जो लोग आ रहे हैं उनको सल्यूट कर रहे हैं वो लोग। तो जो सेवक हैं उन 4-5-10 लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने, और पूरा उनको सल्यूट करना सिखाया है, पूरा समझाया कैसे क्या करना है, और कमांडर इन चीफ खुद बने वो, तो सेना की यूनिफॉर्म वगैरह, टोपी वगैरह पहनाकर उन्हें खड़ा किया, और जो मतलब जो लोग आ रहे थे उन्हें सल्यूट ठोक रहे थे वो। तो कुछ लोग देखकर खुश थे कि वाह ये क्या बात है, कुछ नया अनोखा अलग मिला करने को। महात्मा गांधी जब गुजरते हैं तो सुनना क्या हुआ है यहाँ घटना, इस अधिवेशन में जब महात्मा गांधी इस चीज से गुजरते हैं, देखते हैं, तो महात्मा गांधी को खुद, मतलब महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू को खुद सुभाष चंद्र बोस जो है वो सल्यूट करते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं मतलब उस सेना के। तो महात्मा गांधी उन्हें यूं कह देते हैं, ये क्या बंदरों की फौज बनाई है, इसकी क्या जरूरत थी। तो आप ये सोचो कि एक आदमी ने सब कुछ इतना अच्छा प्लान किया है, और लास्ट में उसको ये सुनने को मिल रहा है कि ये क्या बंदरों की फौज बनाई है, तुमने क्या काम किया, ये क्यों कर रहे हैं। मतलब महात्मा गांधी हालांकि इससे इतना कोई एंटी नहीं थे, उन्होंने एक मजाक के, एक हंसी के फॉर्म में कह दिया कि ये क्या बंदरों की सेना है, इसकी क्या जरूरत थी। फिर भी सुभाष चंद्र बोस बुरा नहीं माने, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत एज थे, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो काफी नम्र स्वभाव के थे यहाँ तक। तो उसके बाद में उन्हें नो डाउट गुस्सा आना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी चीजों पे उन्हें आक्रोश आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ वो हालांकि महात्मा गांधी की बात का तो उन्होंने कभी बुरा माना ही नहीं, बहुत सारी चीजें आगे चलकर इनमें विवाद भी होता है। तो यहाँ सेवक जो है उन्हें एक आर्मी की ड्रेस, मतलब पुलिस की, सेना की ड्रेस पहनाकर सल्यूट वगैरह करवाते हैं यहाँ पर, वो अच्छा, काफी अच्छा भी लगता है नो डाउट। महात्मा गांधी थोड़ा सा टोंट कस देते हैं कि क्या बंदरों की सेना है। इसी के बाद में देखो, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपके कलकत्ता अधिवेशन के बाद में अब सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कलकत्ता में कौन करेंगे? 1930 में कलकत्ता में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन करना है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या दी जाती है? जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपको ये काम करवाना है। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब आयोजन होता है, इस दौरान इन्हें पकड़ लिया जाता है, इन्हें जेल में डाल देते हैं, ठीक है। जब उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप उसकी उनके पास में है, कलकत्ता में उनको संभालना है, तो क्या करते हैं वो लोग, अंग्रेज जो है वो पकड़कर सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल देते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान से सुनना, सुभाष चंद्र बोस जो है ना, वो क्रांतिकारी होने के साथ साथ में धीरे धीरे राजनीति का भी वो ज्ञान ले रहे हैं, और एजुकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, एजुकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और पढ़ाई में बहुत होशियार है, होशियार होने के साथ साथ चतुर भी हैं। देखो बहुत सारी चीजें, लोग पढ़ना ही पढ़ना जानते हैं, चतुराई नहीं जानते हैं, सारी चीजें थी इनमें, पढ़ाई था, दिमाग था, चतुराई थी, षड्यंत्र थे, ठीक है ना, सारी चीजें इनके अंदर, मतलब चतुर एक कहता है ना, वो बच्चा उसके साथ वैसे था, हाजिर जवाबी थे। तो यूं मान के चले कि जेल के अंदर ये इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता। अब इनके साथ हुआ ये कि जब भी जेल में डाला जाता ये बीमार हो जाते, जब भी जेल में डालते बीमार हो जाते। अब ध्यान से सुनना, जेल में रहते रहते ही इन्होंने कलकत्ता में नगर पालिका, कलकत्ता की नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के मेयर के पोस्ट के लिए इन्होंने चुनाव के लिए अप्लाई किया, और आप यकीन नहीं करेंगे ये चुनाव गए जीत। अब सोचो
ये आदमी जेल में बैठा है, जेल में बैठे बैठे इसने पर्ची भरी कि भाई इस बार कलकत्ता के नगर पालिका के मेयर के चुनाव हो रहे हैं, तो इसकी पर्ची भर दी। पर्ची भरने के बाद में ये तो बैठे हैं जेल में, चुनाव हो गए, चुनाव में ये जीत गए हैं और ये क्या बन गए हैं, मेयर बन गए हैं। मैं आपको बताऊं, इससे पहले मेयर जो मैंने आपको बताया था वो CR दास, इन्हीं के गुरु थे, इन्हीं के गुरु थे जो क्या बने थे, कलकत्ता नगर पालिका के मेयर बने थे। और CR दास का कहा जाता है उत्तराधिकारी जो है वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो यहाँ वो जेल में रहते रहते ये सारे काम करते हैं। अब जेल में रहे तो कुछ समय तक तो रहे, परंतु फिर इनकी क्या हो गई, तबियत खराब हो गई, ठीक है, ये हो गए बीमार। और बीमार होने पर, यूं मान के चले, बीमार होने पर इन्हें जेल से कर दिया गया रिहा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अंग्रेजों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि सुभाष चंद्र बोस, जैसे महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, तो इन सब चीजों से ये पता चला कि भाई महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अगर इनका जेल में रहते हुए अगर इनका निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और जैसे सुभाष चंद्र बोस होशियार तो थे, जैसे बीमार हुए, तबियत खराब हुई, तो यहाँ अंग्रेजों ने सिंपल सा इनको कहा कि भाई तुम जाओ यहाँ से, जब भी तुम्हें पकड़ते हैं तुम बीमार हो जाते हो, जब भी तुम्हें पकड़ते हैं तुम बीमार हो जाते हो, इससे बढ़िया जाओ अपना इलाज कराओ, पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद में आगे काम किया करो, ठीक है, पहले अपना इलाज कराओ और ठीक हो, और उसके बाद में तुम्हें देखेंगे। तो यहाँ क्या होता है, 1933 से लेकर 36 तक ये कहाँ रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, और यूरोप में रहकर अपना इलाज करवाते हैं, ठीक है, यूरोप में रहकर ये अपना इलाज करवाते हैं अच्छे से। और यूरोप में रहने के साथ साथ, इलाज करवाने के साथ, ये साम्यवाद को बहुत नजदीक से जानते हैं, ठीक है, साम्यवाद के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं है। अब इसी के साथ में 33 से लेकर, ठीक है, 1933 से लेकर 36 तक यूरोप में अपना इलाज करवा रहे हैं अच्छे से, और साम्यवाद की आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तुम इतने देर से बोर हो रहे हो, तुम्हें कुछ एक चीज और बता देती हूँ मैं। 1934 में 34 में ये एक औरत से मिलते हैं, एमिली, ठीक है, आगे चलकर ये इनकी पत्नी बनती है, एमिली। इस औरत से मिलते हैं ये लोग, वहीं यूरोप में ही मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं, और 1936 में ये शादी कर लेते हैं। और 1936 में शादी करने के बाद 1942 में अनीता बोस करके इनके एक बच्ची पैदा होती है, ठीक है। हालांकि आगे चलकर जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पार्टी बनाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक करके जो सुभाष चंद्र बोस जो पार्टी बनाएंगे, अगर उसके इतिहास को पढ़ा जाए तो उसमें यह कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी कोई बीवी नहीं थी, कोई बच्ची नहीं थी, परंतु भारत में इस चीज को मान्यता प्राप्त है पूरी तरह से कि 1934 में ये एमिली से अपनी पत्नी से मिलते हैं, मतलब पत्नी तो क्या थी, एक लड़की से मिलते हैं, और इससे ये आगे चलकर 1936 के अंदर, ठीक है ना, 1936 के अंदर ये क्या कर रहे हैं, शादी करते हैं, और 1942 में अनीता बोस का जन्म हो जाता है, ठीक है। हमें मत पूछो हमें शादी की महीना, भाई एग्जैक्टली पढ़ा तो मैंने सोचा तो मैं बता दूं कहाँ दिक्कत है, बिल्कुल लव मैरिज थी, टेंशन मत लो। हाँ, इन सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है, इतनी देर से तो डेट बता रही हूँ वो याद नहीं है, बट मुझे कंफर्म पता है ये डेट जरूर याद रहेगी। अच्छा, छोड़ो बात यहाँ कर लेते हैं। 1938 में क्या होता है, 1938 में भाई यूं मान के चलो कि 36 में ये क्या कर रहे हैं, 36 में वापस भारत आ जाते हैं। 33 से लेकर 36 में यूरोप में अपना इलाज करवा रहे हैं, शादी वादी करके थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। 36 में शादी करते ये भारत आ जाते हैं, ठीक है। भारत आने के बाद में यूं मान के चलो कुछ ही समय होता है, ज्यादा टाइम थोड़ा निकला, साल 1.5 साल यूं मान के चलो, तो ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, लोग इन्हें इतना ज्यादा मानते हैं, इतना ज्यादा पूजते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ BR अम्बेडकर जो है वो आपके महाराष्ट्र साइड में पूजा जाता है, यूं मान के चलो ये व्यक्ति। वैसे सुभाष चंद्र बोस जो है ना वो बंगाल साइड, आपका जो कलकत्ता साइड है ना, लोग बहुत मानते हैं इनको, बहुत ज्यादा मानते हैं, यूं मान के चलो। महात्मा गांधी को तो पूरा भारत जानता है, पूरा भारत मानता है, यूं मान के चलो। तो यूं मान के लो चलो क्षेत्र विशेष के व्यक्ति है। BR अम्बेडकर जो है वो महाराष्ट्र में मिलेंगे आपको, और ये जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी है ना, ये आपको मिलेंगे कहाँ, कलकत्ता साइड, बंगाल में इनका बहुत नाम चलता है, बहुत ज्यादा। तो 1938 के अंदर जैसे ये आते हैं, मतलब 36 में आ जाते हैं भारत, तो धीरे धीरे कांग्रेस से वापस जुड़ते हैं, और पहले के जो काम किए हुए हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1938 के अंदर ये क्या कर रहे हैं, हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। हरिपुरी, ठीक है, हरिपुरी है या हरिपुरा देख लेना आप। हरिपुरी जो अधिवेशन है, हरिपुरा में होता है, पूरी नहीं है, त्रिपुरी वो अलग है, सॉरी। हाँ, हरिपुरा में अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब देखो क्या होता है, महात्मा गांधी जो है वो देख रहे हैं सारी चीजें, ये अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनते ही इनको देनी होती है स्पीच, और इन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि सेना
और संगठन का निर्माण करेंगे जिससे भारत को आजादी में सहायता मिलेगी। तो यूं मान के चलो कांग्रेस जो है वो भारत की आजादी के ऊपर काम कर रहा है, कांग्रेस जो है वो भारत की आजादी पे काम कर रहा है। और उनके ये जो शब्द है ना, ये सुनकर महात्मा गांधी जो है उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगा। अरे बोले ये क्या कह दिया इसने। यूं मान के चलो जैसे कि होता है ना, व्यक्ति के काम है। सुभाष चंद्र बोस जो है मान के चलो 3 साल से बाहर है, 3 साल तक बाहर रहे और लगभग साल भर हुए, साल 1.5 साल ही हुए उन्हें भारत आए। तो उनकी चीजों को या उनके बारे में उनके मन में क्या चल रही है, क्या ख्याल है, ये पता नहीं चले। परंतु जैसे ही वो अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष बनकर अपने विचारों को उस मंच पे रखते हैं, क्योंकि मान के चलो सुभाष चंद्र बोस जो है ना वो बहुत अच्छा वक्ता थे, बोलते बहुत ज्यादा अच्छे थे। मतलब इनको मान के चलो जब ये बोलते थे ना, जैसे स्वामी विवेकानंद है तो इनके, मैंने आपको पहले पढ़ाया, स्वामी विवेकानंद जब बोलते थे ना तो सब जो सामने बैठा व्यक्ति है वो यूं मतलब खो जाता था उनकी बातों के अंदर। वो बहुत अच्छा बोलते थे, उनके साथ बातों में बह जाते थे, लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दराज से आते थे, ठीक है। और चाहे कितनी मतलब खड़े होने की जगह हो, बैठने की जगह नहीं हो, फिर भी उनको सुनते थे। वैसे ही ये थे, सुभाष चंद्र बोस भी बहुत अच्छा बोलते थे, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जो है वो बहुत अच्छा बोलते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने विचार पेश किए। उन विचारों में इन्होंने ये कहा कि सेना, ठीक है, सेना और हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो भारत को आजाद कराने के पीछे काम करे। तो भी ये सुनते ही महात्मा गांधी ने कहा इसने क्या किया। और उस स्पीच से क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या मोटिवेटेड भी दिखे, सुभाष चंद्र बोस से क्या थे, उनके साथ खड़े हुए। तो गांधी को लगा ये तो बिल्कुल कांग्रेस की जो पूरी विचारधारा है उसको बदल कर रख देगा, क्योंकि जहां सेना की बात आ गई वहां हिंसा जरूर आएगी, जहां सेना की बात आई वहां हिंसा जरूर आएगी। और महात्मा गांधी हिंसा के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। तो यहां क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है, एक और बात, इस अधिवेशन में मतलब इस टाइम पर वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय योजना, अगर कभी देखो तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करते हैं वो इसी अधिवेशन के थ्रू, ठीक है। अधिवेशन में अध्यक्षता करता है, वो साल भर तक काम करता है कांग्रेस के साथ में, मान के चलो। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करते हैं और इस बात को सुनकर जो है वो महात्मा गांधी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो कांग्रेस का पूरा रुख बदल के रख देगा, कांग्रेस की पूरी विचारधाराओं को बदल के रख देगा। जो महात्मा गांधी ने इतने समय से एक बीज बोया है, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, ये व्यक्ति उस अहिंसा को उखाड़ फेंकेगा और सब लोग इसके साथ हो चलेंगे। ये महात्मा गांधी को चिंता सताने लगी, बोले ये क्या हो गया, ठीक है। और महात्मा गांधी यहां धीरे धीरे इस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस से कटना शुरू कर देते हैं और सुभाष चंद्र बोस अपना काम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र जो है वो अपना काम कर रहे हैं। अब देखना अगला जो अधिवेशन होगा 1939 में, अगला जो अधिवेशन होगा 1939 में, इसमें क्या होता है, इस अधिवेशन की अगर हम बात सुने तो इस अधिवेशन में आपको बहुत कुछ चीजें देखने को सुनने को मिलेंगी। 1939 में ये अधिवेशन हो रहा है आपका त्रिपुरी, कांग्रेस अधिवेशन का त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए चुनाव हुए। अब हुआ क्या, जब इसकी बात आती है चुनाव हुए, तो यहाँ क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी मना कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी मना कर देते कि तुम चुनाव मत लड़ो, तुम्हें अध्यक्षता नहीं करनी है, साफ कह देते महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते क्यों, ऐसा क्यों? बोले बस मैंने कह दिया ना तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना, मत लड़ो। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं क्यों नहीं लड़ूं चुनाव, लड़ूंगा मैं तो चुनाव। तो यहाँ क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस चुनाव में खड़े हो जाते हैं। तो अब सुभाष चंद्र बोस जो है वो चुनाव में खड़े। अब महात्मा गांधी कहते हैं अच्छा मेरे से विरुद्ध काम करोगे, ठीक है। अब जो सामने जो व्यक्ति खड़ा होगा वो महात्मा गांधी या तो खुद खड़े हो जाते, तो महात्मा गांधी खुद तो खड़े हुए नहीं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं मैं तो नहीं होऊंगा खड़ा। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कहा कि तुम खड़े हो जाओ, तो आजाद को भी, भाई नेहरू को पता था मैं क्यों लड़ूं चुनाव, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के सामने मैं हारूंगा, ये उसे पता था। अरे होता नहीं है कि कई बार देखते हैं सामने पहलवान बहुत अट्टा कट्टा और पिताजी कहते तू जा, भाई मना करता मैं नहीं जा रहा, छोटे वाले को कहते तू जा, बोले मैं भी नहीं जा रहा। तो ये सीन वहां ऐसा हो रहा है। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को कह रहे तुम खड़े हो इसके सामने, बोला नहीं 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 मैं नहीं, मेरे को और भी बहुत सारे काम है वो कर लूंगा मैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ, तो वो भी कहते हैं नहीं 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 मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। फिर वो क्या किसको पकड़ते हैं, पट्टाभी सीतारमैया को। किसको पकड़ेंगे, पट्टाभी सीतारमैया को। तो पट्टाभी को यहाँ खड़ा कर देते। पट्टाभी कहते चलो ठीक है जी मैं आपकी बात को नहीं टालूंगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। पट्टाभी सीतारमैया को ये खड़ा कर देते हैं। अब पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा करके महात्मा गांधी एक लाइन और कह देते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार जो है वो मेरी हार होगी। महात्मा गांधी यहाँ क्या कह रहे हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार जो है वो मेरी हार होगी। और हुआ यही
ये गए जीत और ये गए हार। अब जैसे ही पट्टाभी सीतारमैया हारे, महात्मा गांधी को लगा भी ये तो काम गड़बड़ हो गया। अब महात्मा गांधी ने कहा कोई बात नहीं, अब गड़बड़ हो गया तो ये अगला जाने, इसका काम जाने। अब हुआ क्या, जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्षता करने के लिए जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष है तो इनकी कार्यकारिणी होती है। मैंने अभी आपको तुम्हें बताया, कार्यकारिणी होती है जो हेल्प करती है, सहायता करने के लिए, अध्यक्ष की सहायता करने के लिए कार्यकारिणी होती है। उस कार्यकारिणी के लोगों ने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, बोले हम काम नहीं करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, सोचो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष जीत गए और उनकी जीत को देखकर जब वो काम करने के लिए जाते हैं कि भाई हमें काम करना है, महात्मा गांधी तो दरकिनार हो गए। ठीक है, महात्मा गांधी साइड हो गए कि भाई चलो ठीक है, अब ये संभाले इनका काम देखें। और इधर क्या होता है, जैसे इन लोगों को पता चलता है कि भाई महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर हैं, मान के चलो, तो जब इन लोगों को पता चलता है कि महात्मा गांधी साइड में हो गए और जब तक सुभाष चंद्र बोस रहेंगे तब तक महात्मा गांधी जो है वो काम नहीं करेंगे और कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, कांग्रेस में नहीं जुड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने इस्तीफे दे दिए। अब इस्तीफे देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस को यूं मान के चलो वो बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, बोले मैं इतना बुरा हूं कि मेरे साथ लोग काम भी नहीं करना चाहते। तो वो उन्हें जब पता चलता है तो कहते हैं भाई महात्मा गांधी जो है वो तुमसे नाराज है, क्योंकि वो क्या गए हैं हार, वो गए हार तो तुमसे नाराज है, तो इसलिए ये लोगों ने त्याग पत्र दिया ताकि तुम्हारे साथ काम करने में कोई समस्या नहीं इनको। तो बोला चलो ठीक है, मैं गांधी से बात करता हूं। अब सुभाष चंद्र बोस जो है वो महात्मा गांधी के पास जाते हैं, बोला आपको मुझसे क्या समस्या है, वो बड़े प्यार से जाकर पूछते हैं, बोले महात्मा गांधी जी आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मुझसे बताओ। तो महात्मा गांधी ने कहा बेटा देख, दोनों का लक्ष्य एक ही है, हमारा विजन जो है वो एक है, हम आजादी चाहते हैं, ठीक है, अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, परंतु हमारे रास्ते अलग अलग हैं। क्या है, हमारे रास्ते क्या है, अलग अलग हैं। बोले कैसे, बोले हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं, तुम कुछ और कहते हो, मतलब कहना करना तुम्हारा अलग है, मेरी सोच और करना अलग है। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि भाई महात्मा गांधी जी वो समय गया जब आप अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए आजादी की घोषणा कर रहे हो, अंग्रेजों को भगाने की बात कर रहे हो या अंग्रेजों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो टाइम गया। अब वो टाइम है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सुभाष चंद्र बोस ने भी तो कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ी थी, नरम दल को कुछ नहीं मिला, ठीक है, नरम दल को कुछ नहीं मिला, गरम दल आया तो थोड़ी चीजें सक्रिय हुई, लोग भी प्रभावी हुए, कांग्रेस के साथ जनता जुड़ी है कहीं ना कहीं। तो उन्हें लगा कि भाई अहिंसा के रास्ते पर अब अहिंसा का कोई लॉजिक नहीं बनता, अहिंसा के रास्ते पर अब कुछ नहीं मिलना आपको, ठीक है, तरीका जो है वो अपनाया जाए जिससे हमें क्या मिले, मतलब आजादी मिलनी चाहिए। भाई यूं मान के चलो, मैं यूं कहूं तुम्हें कि भाई 6 घंटे रेगुलर स्टडी से सिलेक्शन हो जाता है, बट अगर कांस्टेबल का कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी नवंबर में एग्जाम है, तो मैं उस बच्चे को 6 घंटे का सजेशन ही नहीं देती, मैं कहती बेटा 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो। तो ये मान लो चलो जो 6 घंटे की थ्योरी है वो तो फेल हो गई ना। तो ये कहते हैं अहिंसा की जो थ्योरी है महात्मा गांधी जी वो काम नहीं करेगी आपकी। तो महात्मा गांधी ने कहा अगर तुम मेरे बताए गए रास्तों पर या जो मेरे उद्देश्य है, ठीक है, मेरा जो काम करने का तरीका है, अगर उसके साथ नहीं चलना चाहते तो मत चलो, मैं नहीं आऊंगा। तो यहां सुभाष चंद्र बोस जो है उनको इतना कहकर आ जाते हैं, ठीक है, इतना कहकर आ जाते हैं कि जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, अगर मैं अलग हो जाऊं तो यहां महात्मा गांधी साफ कहते हैं कि तुम्हें अलग होना है, अलग हो जाओ। अगर तुम कांग्रेस में रहोगे तो जब तक तुम कांग्रेस में रहोगे तब तक मैं कांग्रेस से साइड रहूंगा, मैं मेरा दूसरे कोई काम कर लूंगा। तुम जिस दिन कांग्रेस से अलग हो जाओगे मैं उस दिन कांग्रेस में आके काम करूंगा। और अगर तुम्हें अलग होकर कुछ करना है तो तुम अपना अलग होकर कुछ कर लो। और तुमने अलग होकर अगर कुछ भी गतिविधि करी और उससे मतलब तुम्हारे किन्हीं कार्यों से, किसी कार्यक्रम से, किसी गतिविधि से अगर देश को आजादी मिलती है तो मैं खुद आऊंगा तुम्हारी पीठ थपथपाने। ये बात महात्मा गांधी कहते हैं। तो इससे साफ पता चल जाता है कि वो सुभाष चंद्र बोस को अलग करना चाहते हैं, ठीक है। और अलग करने के साथ में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में अपना इस्तीफा देने जाते हैं, सोचो अध्यक्ष के पद पर हैं, ये इस्तीफा देने जाते हैं, तो इस्तीफे में वो ये नहीं कहते कि मैं महात्मा गांधी से ऐसी बहस हुई है, मैं महात्मा गांधी जो है ऐसी बहस हुई है या महात्मा गांधी ने मुझे ऐसा कहा। वो सिंपल से जाके बात कहते हैं कि महात्मा गांधी जो इतने बड़े लीडर हैं, नेता हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, वो व्यक्ति अगर वो व्यक्ति मुझ पर भरोसा नहीं करते, अगर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, तो इससे अच्छा है मैं इस्तीफा दे दूं ताकि इस पोस्ट पर मतलब वो व्यक्ति काम कर सके जो उनके नजदीक का, उनका विश्वसनीय हो, ठीक है, जिस पर वो विश्वास करते हो। उन्होंने ये बात सिंपल सी बात कहकर, ठीक है ना, सिंपल सी बात कहकर वो दरकिनार हो गए और उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया। अलग तो क्या चुन लिया, अभी तो वो धीरे धीरे अलग चुनेंगे, वो साइड हो जाते हैं। और साइड होने के बाद में इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। और त्यागपत्र देने के बाद में मई आप कह सकते हैं जून के अंदर लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट डेट में आपको कंफ्यूजन हमेशा ही रहेगा,
ठीक है। मई और जून के अंदर आप कह सकते हो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। एक पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक संस्था या कह सकते हो एक पार्टी की इन्होंने स्थापना की है। ये एग्जाम के अंदर बेटा कई बार आ जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जैक्ट इसकी डेट में हमेशा एक डाउटफुल रहता है, कई जगह आपको मई मिलेगी तो कई जगह आपको जून मिलेगी, यूं मान के चलो। तारीखों में मत उलझना, लगभग मई जून के इसके आसपास का टाइमिंग रहता है, ठीक है। और यूं मान के चले 1939 में, एग्जैक्ट आपको सन पता होनी चाहिए, ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछा है सन के लिए ही पूछा है, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना वो करते हैं। और स्थापना करने के साथ साथ में ही, अब देखो वो स्थापना कर रहे हैं, यहाँ पे स्थापना हो गई। चलो इसके साथ एक और बात बताती हूँ मैं तुम्हें, हुआ क्या। जैसे ही अब आपके सुभाष चंद्र बोस ये सारी खिटपिट होती है, त्याग पत्र दे देते हैं, परंतु क्या होता है दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपके यहाँ 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, 1939 में दूसरा क्या होता है विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो दूसरे विश्व युद्ध शुरू होते ही महात्मा गांधी के पास में सुभाष चंद्र बोस आते हैं। देखो फिर एक बहस हो रही है, उस बहस में क्या होंगे, दो विचारधाराएं हैं। क्या है, दो विचारधाराएं हैं बेटा, और लक्ष्य एक है। लक्ष्य क्या है, एक है, विचारधाराएं अलग अलग है। जैसे कि हम कहते हैं ना, यूं मान के चलो, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। मेरे पेरेंट्स भी उनमें से एक है कि सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ते तो नई ऊर्जा है, आपका जो थकान है वो पूरी निकल जाती है, बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको एकदम फ्रेश रहकर आप एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो। कुछ का ये कहना है कि सुबह 5 बजे उठ के मतलब मुर्गा बन के पढ़ो, एक दिन कहते हैं मुर्गा बन के पढ़ो, मतलब होता है सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे उठकर या 4 बजे उठकर पढ़ो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। और कुछ लोग होते हैं वो उल्लू बनकर पढ़ना पसंद करते हैं। उल्लू बनने का मतलब क्या है, रात भर पढ़ते हैं। तो ये मान के चलो सिलेक्शन तो उसको भी चाहिए, दोनों को चाहिए, चाहे दिन में पढ़ने वाला हो, सुबह उठकर जल्दी या पूरी रात पढ़ने वाला हो। लक्ष्य एक है परंतु दोनों की विचारधाराएं क्या है, अलग अलग है। मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया आपको। तो जो भी आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, बच्चा कहता है हम दिन में पढ़े या रात में पढ़े, मेरा हमेशा एक कहना है ये चीज एक व्यक्ति जो अपने बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही है। जैसे कि मैं नो डाउट सुबह 5 बजे उठने वाला संभावना मेरे साथ में बिल्कुल नहीं है। पूरी रात पढ़ा लो, चाहे से पूरी रात पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, पर सुबह 4 बजे उठकर आप पढ़ो। 2 घंटे तो दिमाग ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, नींद में रहते हैं। तो मेरे जो है, मैं रात को उल्लू बनकर पसंद पढ़ती हूँ, ठीक है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुर्गा बन के पसंद करते हैं। मैं ही जानती हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। वो आपका तरीका है, वो आप लोगों का तरीका है। हमेशा एक बात देखो, जो भी अच्छे जो होते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं, वो एक टाइम टेबल बताते हैं, अपने पढ़ने का तरीका बताते हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं मैडम आपका पढ़ने का तरीका क्या है। तो बेटा पहले तो एग्जाम डिपेंड करती है तुम्हारी एग्जाम किस चीज की है, एग्जाम क्या कर रहे हो तुम, एग्जाम किस लेवल की है। अगर मान लो मैं यूपीएससी देती हूँ तो मेरा एक ही टारगेट होता है, कोई किताब उठाई, जैसे विपिन चंद्र उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो चाहे 1 दिन में पूरी हो या 2 दिन में पूरी हो, उसको पूरा पढ़ के ही दम लेती हूँ। बट आपके साथ ऐसा नहीं है ना, आपको अलग अलग एग्जाम्स देनी है, तो आपको पढ़ने का तरीका अलग होता है। हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे हर व्यक्ति दिखने में अलग होता है, हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, उन्हें याद अलग तरीके से होता है। किसी को केवल पढ़ने से याद हो जाता है, किसी को 5 बार पढ़ने से याद होता है, किसी को किसी बात को सुनने के बाद पढ़कर याद होता है, किसी को लिखकर याद होता है। तो हर किसी बच्चे का तरीका अलग होता है। बेटा खुद को ऑब्जर्व करो कि मैं किस तरह से बहुत अच्छा पढ़ सकता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो 2 विचारधाराएं हैं, लक्ष्य एक है। विचारधाराएं क्या है, ध्यान से सुनना। ये महात्मा गांधी है और ये आपके सुभाष चंद्र बोस नेताजी है, ठीक है। जय हिंद। अच्छा एक बात और याद आई मुझे, जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद, ये नारा देने वाले व्यक्ति कौन है, सुभाष चंद्र बोस ही है। अब देखो हुआ क्या, यहां महात्मा गांधी हैं, ये कह रहे हैं कि पवित्र लक्ष्य के लिए, महात्मा गांधी कह रहे हैं पवित्र लक्ष्य के लिए, लक्ष्य क्या है, पवित्र, भारत की आजादी। पवित्र लक्ष्य के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। पवित्र लक्ष्य के लिए साधन भी क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ये बात कर रहे हैं अहिंसा की, ये बात कर रहे हैं किसकी, अहिंसा की। परंतु नहीं, नेताजी क्या कहते हैं, बोले पवित्र लक्ष्य तो है, ये कहते हैं पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी भी साधन को अपनाना पड़े, किसी भी साधन को अपनाओ, ठीक है। कोई भी हिंसा, अहिंसा, मार काट, लूट जो हो वो करो,
अगर तुम्हारा लक्ष्य पवित्र है तो तुम किसी भी साधन को अपनाओ, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग अपनाओ, कैसा भी मार्ग अपनाओ, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, अगर लक्ष्य पवित्र है तो, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, पवित्र, अगर लक्ष्य पवित्र है तो साधन भी क्या होना चाहिए, पवित्र ही होना चाहिए, साधन भी क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अब देखो यहां चीजें क्लियर होती है, तो दोनों चाहते आजादी है, लक्ष्य एक है पवित्र, ठीक है, लक्ष्य एक है आजादी, परंतु दोनों का तरीका अलग है। ये अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए काम करना चाहते हैं, और ये कहते कोई भी हो, चाहे अहिंसा हो चाहे हिंसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा यहां ध्यान से सुनना, आगे एक और बात बताती हूं तुम्हें, हुआ क्या, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है ना, ये तो मैंने सोच बताई। अब देखना इस सोच को सुनकर तुम्हें खुद को लगेगा कि वाह क्या बात बताई, ध्यान से सुनना क्या होता है। महात्मा गांधी हैं, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, और युद्ध शुरू होते ही भी आपके सुभाष चंद्र बोस नेताजी आते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं कि लो जी, दुश्मन जो है, मतलब हमारा दुश्मन कौन, ब्रिटेन, तो जो दुश्मन है ना वो दुश्मन अब मुसीबत में है, ठीक है, दुश्मन जो है उसका टाइम खराब चल रहा है और हमारा अच्छा टाइम आ गया, टाइम उसका क्या गलत खराब टाइम चल रहा है। अगर दुश्मन का, ध्यान से सुनना क्या कहते हैं, ये कहते हैं दुश्मन का अगर टाइम खराब है, दुश्मन का अगर टाइम खराब है तो आपका सही टाइम वही है, ठीक है, आपका सही समय, ठीक है, सही समय वही है। मतलब ब्रिटेन जो है अब वो युद्ध में बिजी है, ठीक है, ब्रिटेन युद्ध में बिजी है और आपका टाइम आ गया, अब बस धड़ाके से इन पर पूरा हमला करो, जो चाहे जैसा चाहे वैसा करो, आजादी मिल जाएगी, ठीक है। सुबह महात्मा गांधी जी कहते हैं, अच्छा महात्मा गांधी यहाँ क्या कहते हैं, बोले दुश्मन का, ठीक है, अगर टाइम बुरा हो, अगर टाइम खराब हो, ठीक है, तो हमें उसका गलत फायदा, ठीक है, गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो महात्मा गांधी की तो दोनों सोच कितनी डिफरेंट है, कितनी ज्यादा डिफरेंट है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर मतलब ब्रिटेन जो है वो दूसरे विश्व युद्ध में बिजी है, दुश्मन है हमारी, पर दूसरे विश्व युद्ध में अगर बिजी है, या कह सकते हैं कि उसके साथ कह सकते हैं गलत जो उसका समय चल रहा है बेचारे का, वो हार रही है, या जो भी उसके साथ हो रहा है, हालांकि जीती थी लास्ट में, तो हार रही है, या जो भी उसके साथ हो रहा है, आप होने दो, मतलब आप कुछ मत करो, कम से कम आप रोड़ा मत डालो ना, आप परेशान क्यों कर रहे हो बेचारों को, एक तरह से वैसे परेशान है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम। सुभाष चंद्र बोस ने कहा पागल हो क्या, पागल हो, दुश्मन का अगर टाइम खराब होता है तो वही सही टाइम होता है हमला करने का। अच्छा एक और सब बात सुनना, यहाँ एक और व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू जी, इन्हें क्यों भूलते मैं भी बता देती हूँ। जवाहरलाल देखो होता क्या है, सुभाष चंद्र बड़े जोश में एकदम फुल, अरे आप जो है आप करो फटाफट जो करना है, महात्मा गांधी हूं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और साइड में टेबल डाले कुर्सी पे बैठे हैं नेहरू जी, नेहरू जी पर दोनों की बहस चल रही है, दोनों की बातचीत हुई, तो नेहरू जी से फिर दोनों नेहरू जी की तरफ देखते हैं भाई ये क्या कहते हैं, तो नेहरू जी क्या कहते हैं, तटस्थ रहो, नेहरू जी क्या कह रहे हैं, तटस्थ रहो, न तो गलत फायदा उठाओ, ठीक है, और न सही करो, तटस्थ रहो, जो जैसा होगा उसे देखा जाएगा, ठीक है। दूसरा जो विश्व युद्ध है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो हो जाने दो, खत्म होने के बाद देखेंगे कौन जीता कौन हारा कौन मरा क्या रहा। तो मतलब ये मान के चलो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, लड़ने का मतलब महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस में बहस चल रही है, और जवाहरलाल नेहरू जी साइड में चेयर डाल के बैठे हैं, और जब दोनों ने उनकी तरफ देखा कि बताओ, तो जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे, तटस्थ रहो, ठीक है, जो जैसा है उसे वैसे रहने दो, ज्यादा हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सहानुभूति दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं वो हम एकदम बंद कर दें और शांति रख लेना, गांधी के आधार पर ऐसा भी नहीं करना है, और हम आंदोलन और भड़काऊ कर दे, हिंसा करने लग जाए, अंग्रेजों को परेशान करने लग जाए, वो भी नहीं करना है, बस तटस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। ये नेहरू ने यहाँ बात करी। चलो जवाहरलाल नेहरू से हम बात नहीं करने वाले, ये तो बैठे बैठे सुन रहे थे। तो इन दोनों के बीच में ये जबरदस्त अच्छी खासी बहस चलती है, और हुआ क्या, बहस चलने के बाद में अब देखो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निकल जाते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। बाद में सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा जाता है कि इन्हें इस चीज का रिग्रेट होता है, ठीक है, कि काश मैंने अगर कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद मैं आज पूरी कांग्रेस को, पूरी जनता को सही, मतलब सही टाइम तो अभी आया था ना, इस टाइम पर है ना हम लोग इतना कुछ करते कि हमें अंग्रेजों को खदेड़ देते, हम आजाद हो जाते।
बाद में सुभाष चंद्र बोस को बहुत गलत लगा कि मैंने त्याग पत्र नहीं देना चाहिए, मैंने त्याग पत्र देके गलती कर दी, ठीक है। और यहां महात्मा गांधी जी जो चैन की सांस लेते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही सुभाष चंद्र बोस गए। अगर सुभाष चंद्र बोस के चुनाव जीते थे ना, अगर उसी वक्त दूसरा विश्व युद्ध हो जाता ना शुरू, तो सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र नहीं देते, फिर वो कांग्रेस में रहते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाते, कुछ ऐसे आंदोलन चलाते जिससे अंग्रेजों को खदेड़ देते, अंग्रेजों को भागना पड़ता, भारत छोड़ के भागना पड़ता, ठीक है। पर ऐसा नहीं हुआ, वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, जब ये बहस चली ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अंग्रेजों को पता चली बात। जब ये सारी बातें अंग्रेजों को पता चलती है तो 1940 में अंग्रेज इन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। गिरफ्तार करके इन्हें जेल में डाल देते हैं कि और कुछ हो ना हो, सुभाष चंद्र बोस जो है ना, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, कंफर्म करेंगे। तो वो क्या करते हैं, जैसे बहस चलते दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, सुभाष चंद्र बोस प्लानिंग करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, इतने में सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। पकड़ कर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जैसे डालते हैं तबियत खराब हो जाती है। अब जेल में जैसे डालते हैं तबियत खराब हो जाती है, तो देखो 1940 तक सुभाष चंद्र बोस जो है वो इतने ज्यादा एक फेमस लीडर हो जाते हैं कि मान के चलो कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी एक तरफ है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता बंगाल साइड में तो बहुत ज्यादा नामी गिरामी हस्ती थी ये, तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हुए इस चीज को। और फिर इसके साथ में उन्होंने क्या किया, 1940 में जब इन्हें पकड़ा, बीमार होते इन्होंने भूख हड़ताल भी कर ली जेल के अंदर ही। तो लोगों को डर सताने लगा कि भाई ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना, इसके मरने से, मतलब जिंदा रहने से इतना फर्क पड़े नहीं पड़े, अगर ये मर गया ना तो पूरे कलकत्ता बंगाल में क्रांति होगी, अगर कलकत्ता बंगाल का इस एरिया में क्रांति हुई ना तो पूरा भारत प्रभावित हो जाएगा। तो इसके मरने से, मतलब मरने से जो नुकसान होगा वो इसके जिंदा रहने से नुकसान नहीं होगा, इसको छोड़ दो भाई। और इन्होंने क्या किया, इनको छोड़ा नहीं गया, वैसे जेल से तो रिहा कर दिया लगभग 1940 के एंड तक, और इन्हें इनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। इनके क्या कर दिया, घर में ही इन्हें नजरबंद कर दिया गया कि तुम्हें घर में ही रहना है। सुभाष चंद्र बोस जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी कुछ भी कहीं जाएंगे, सारा अंग्रेजों को पता रहेगा। अब सुभाष चंद्र बोस अपने घर में बैठे रहते, करे क्या, थोड़े बीमार भी तो हो गए थे। थोड़े टाइम बाद में इनका दिमाग लगता है कि भाई रेस्ट करने का टाइम थोड़ी ना, ये दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन दिन पे दिन हार रही है, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन दिन पर दिन हार रही है, मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूं, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। अब दिक्कत ये कि काम करेंगे तो अंग्रेजों को पता चलेगा, क्योंकि वो पीछे पीछे रहेंगे दुम की तरह। तो उन्होंने क्या किया, चुपके से अपने भतीजे की मदद से ये चुपके से क्या करते हैं, लगभग 1900 बात है 41 के आसपास की, 1941 के आसपास में ये अपने भतीजे की मदद से चुपचाप जो है वो घर से निकलते हैं रात को और चले जाते हैं। घर से निकलने के बाद, जाने के बाद में ये विशेष तौर से बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद में ये कुछ विशेष और गतिविधियां करते हैं। इस चीज को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। घर के अंदर बिल्कुल सही कहा, घर में लॉकडाउन हो जाते हैं, एकदम नजरबंद हो जाते हैं, ये कुछ विशेष कर नहीं पाते घर के अंदर पैक हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या करेंगे, बिल्कुल अलग से आजाद हिंद फौज की स्थापना वगैरह में, अब वो सब चीजों में उनमें व्यस्त हो जाएंगे ये पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं हमारे आजाद हिंद फौज जो है उसने भी आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया था, हम उसको भी नहीं भूल सकते। तो ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, ये कंप्लीट है। कंप्लीट क्या है, कल और होगी इसकी क्लास, एक और होगी क्लास, सुभाष चंद्र बोस जो है वो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे। अब अगर हम बात करें तो जैसे बच्चा पूछ रहा था कि मैडम ये क्लास जो है वो किस एग्जाम में काम में आएगी, तो बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, आपको बहुत सी चीजें सुनने को समझने को मिली है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म है, ठीक है, माता पिता का नाम तो मैंने फिर भी नहीं देखा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म है। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो उन्होंने एग्जाम कब क्रैक की थी, 1920 के अंदर की है। तीसरी बात, इन्होंने ये कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कब बने हैं, 1923 में बने हैं। अच्छा, इनके राजनीतिक गुरु कौन है, CR दास है, और CR दास को किस नाम से पुकारा जाता है, देश बंधु के नाम से पुकारा जाता है। इसी के साथ में 1900 मान के चले 1930 के अंदर, ठीक है, 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के आयोजक थे ये, ठीक है, पूरी प्लानिंग इन्होंने एग्जीक्यूट की है। इसी के साथ में 1930 के अंदर ये कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। 1932 के अंदर ये पकड़े जाते हैं और 33 से लेकर 36 तक ये भारत से बाहर यूरोप में रहते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। और 1936 में आते हैं भारत वापस, और 1938 में आते हैं, लगभग 1.5 साल के अंदर ये क्या बन जाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं।
अध्यक्ष 1 साल रहते हैं, गांधी के साथ थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाते हैं। हालांकि सुभाष चंद्र बोस इस चीज का कभी बुरा नहीं मानते, थोड़ा सा महात्मा गांधी इनसे एंटी हो जाते हैं एक तरह से। जवाहरलाल नेहरू इसमें मामले में बहुत होशियार थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक तरह से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाए तो वो बहुत अच्छे थे। अब 1939 में त्रिपुरा में फिर वो चुनाव जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और इस बार महात्मा गांधी उनसे पूरी तरह से नाराज होते हैं, और उनकी नाराजगी जो है वो लोगों ने अपना इस्तीफा देकर जताई कि भाई महात्मा गांधी नाराज है तो हम भी काम नहीं करेंगे। फिर सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपना त्यागपत्र देकर खुद साइड हो जाते हैं कि भाई मुझे काम नहीं करना। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो महात्मा गांधी को समझाने आते हैं सुभाष चंद्र बोस कि आपकी अहिंसा की जो लकड़ी है, अहिंसा का जो पेड़ है उसे छोड़ दो, अब कुछ करो, इन अंग्रेजों को मारो, यहां से भगा दो, ये बहुत सही समय है। महात्मा गांधी कहते हैं नहीं जी, ये ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, और हम सिंपली आराम से काम करेंगे। नेहरू जी कहते हैं बिल्कुल तटस्थ रहो, कुछ नहीं करना तुम लोगों को, ठीक है, तटस्थ रहो, कुछ नहीं करना। और इसी के साथ में आप देखते हैं 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और 1940 में उन्हें पकड़ लिया जाता है जेल में, फिर छोड़ दिया जाता है बीमार होने पर, और फिर घर के अंदर उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। उसके आगे वाला जो सीन है वो अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब